नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रसन्न मिश्रा और मैं आ गया हूँ आपके सामने लेकर आज के द हिंदू का हिंदी अनुवाद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली खबर है कि आधार मस्ट फॉर मनरेगा वर्क, यानी कि मनरेगा के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से आधार मनरेगा कार्य के लिए आधार जो कार्ड है वो ज़रूरी हो गया है। यहाँ पर ये कहा गया है कि 1 अप्रैल से सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को मनरेगा के तहत कार्य दिया जाएगा जो कि अपना आधार नंबर वहाँ पर दर्ज कराएगा, और जिसके पास आधार कार्ड नहीं है तो उसको 31 मार्च तक आधार के लिए पंजीयन करना होगा और उसकी जो एक पावती है तो उसको दिखानी पड़ेगी, और तब तक के लिए जो बाकी उसके ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड इत्यादि का उपयोग उनके प्रमाण के लिए कर लिया जाएगा, लेकिन आगे चल के उनको भी आधार की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक आधार अधिनियम 2016 बना था और उसके सेक्शन 7 यानी उसकी धारा 7 को गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है, और उस सेक्शन 7 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी योजना जिसके लिए भारत की संचित निधि यानी कि CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा दिया जाता है तो सरकार उस योजना के लिए लाभार्थियों को आधार कार्ड प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है। तो बस इस बात के लिए आप ख्याल रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि ये कह रखा है कि किसी भी कार्य के लिए आप आधार को अनिवार्य नहीं बना सकते हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि सरकार यहाँ पर हर चीज़ में आधार को अनिवार्य बना रही है। अभी IIT वगैरह की परीक्षा में भी आधार को अनिवार्य बना दिया गया था, यानी कि जिस बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं होगा तो वो जाके वहाँ परीक्षा नहीं दे पाएगा। तो हो सकता है कि आगे चल के IAS की परीक्षा के लिए अब ऐसा कर दे तो आप लोग भी भैया आधार कार्ड बनवा लीजिए। हालांकि मैंने भी नहीं बनवाया है तो मुझको भी बनवाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कि इस वजह से तू मैं हो जाए कुछ सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले से कह रखा है कि आधार को आप अनिवार्य नहीं कर सकते। अगली खबर है कि केंद्र सरकार PC और PNDT अधिनियम के कुछ प्रावधानों की पुनः समीक्षा करेगी। तो PC और PNDT अधिनियम क्या है तो ये आप जरूर देखिएगा। यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है उसका पूरा नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्री कंसेप्शन का मतलब होता है गर्भधारण पूर्व, और प्री नेटल का मतलब होता है नवजात के जन्म के पूर्व। तो उसके संबंधित जो कोई भी सोनोग्राफी इत्यादि के नियम हैं यानी डायग्नोस्टिक्स के नियम हैं, तो उसके संबंध में जो एक अधिनियम बना है उस अधिनियम के कुछ प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा। क्योंकि वो अधिनियम जो हैं तो काफ़ी कठोर हैं, तो वहाँ पे कई बार डॉक्टरों को ऐसी कामों में भी सज़ा की उसमें प्रावधान कर दिए गए हैं कि जैसे उसने ग्लव्स नहीं पहना, डिस्प्ले बोर्ड चालू नहीं किया, ऐसी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं तो उसके लिए भी उसे अपराध घोषित कर दिया गया है और उसके लिए उसको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। तो ये कहा जा रहा है कि हम वहाँ पे सिर्फ उनको जुर्माना लगा करके छोड़ देंगे क्योंकि वो कोई बड़ा अपराध नहीं है। तो यहाँ पर चूँकि आपको ये जानना चाहिए कि इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, तो टू स्टॉप फीमेल फीटिसाइड यानी कि कन्या भ्रूण हत्या जो हो रही थी उसको रोकने के लिए। तो देश में कन्या भ्रूण हत्या जो हो रही थी उसको रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, और साथ ही साथ जो लिंग आधारित भेदभाव यानी लैंगिक भेदभाव है तो उसको भी कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। तो वैसे इसमें कुछ प्रावधान हैं। एक छोटी खबर है कि 9 तारीख से सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू हो रहा है, तो आपको जानना चाहिए कि ये क्या होता है। तो 28वां सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू होने वाला है और इसमें 4 ईज़ के बारे में इस बार ध्यान दिया जाएगा। हालांकि वो 4 ईज़ यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, तो आप ये ज़रूर जानिए कि वो 4 ईज़ क्या होते हैं। और यहाँ पे ये कहा गया है कि दुनिया भर में जितनी भी मौतें होती हैं रोड एक्सीडेंट्स में यानी सड़क दुर्घटनाओं में, उसमें 11% तो अकेले भारत में ही होती हैं। देश भर में एक साल में 1,46,000 लोग जो हैं लगभग वो पिछले साल मारे गए थे सड़क दुर्घटनाओं में। यानी कि हमारा देश जो है तो अभी भी सड़क सुरक्षा को लेकर के काफ़ी पीछे है। यहाँ पे जाने लायक सिर्फ एक चीज़ है कि IRF यानी इंटरनेशनल रोड फेडरेशन क्या है, इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। तो इसको आप देख लीजिएगा इंटरनेट पे। अगली खबर है कि जल साक्षरता अभियान है वक्त की मांग, ये कहा है राजेंद्र सिंह ने। तो दोस्तों जो राजेंद्र सिंह हैं इन्हें देश का जल पुरुष भी कहा जाता है यानी वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये पूरे देश भर में जल संरक्षण के लिए जाने जाते हैं और ये देश भर में घूम घूम करके जो पुराने उपाय हैं जल संरक्षण के उनको फिर से रिवाइव करने या उनको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। तो यहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि वाटर लिटरेसी कैंपेन जो हैं यानी कि जल साक्षरता अभियान वो लगातार चलाए जाने चाहिए ताकि भारत में जल संकट से
आगे चल के निपटा जा सके। उन्होंने कहा था कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो सिर्फ 232 गांव ऐसे थे जहां पे पीने के लिए पानी नहीं था, लेकिन हमारा जो तथाकथित विकास है उसकी वजह से आज की तारीख में 2,65,000 गांव ऐसे हैं जहां पे पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है। उसकी वजह उन्होंने बताई है कि चूँकि हमने नदियों की दिशाओं को मोड़ दिया है, यानी कि उनके रास्तों को मोड़ दिया है, साथ ही साथ हमने अंधाधुंध तरीके से उनमें बांध बनाए हैं, और आगे चल के तो ये क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की भी समस्या जो है तो वो भी बड़ी खतरनाक होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में भारत में आगे चल के बहुत बड़ा जल संकट पैदा हो सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो गांव हैं तो उनकी समृद्धि के लिए और उनके सेल्फ सस्टेनिंग यानी कि स्वपोषण के लिए, स्वनिर्वहन के लिए, यानी कि जो अपने आप को खुद ही चला और बचा सकता है, तो उस चीज़ के लिए जो पानी की समस्या है उसका सॉल्व होना, उसका हल होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा जो हमारे गांव है बर्बाद हो जाएंगे। तो उन्होंने ये कहा है कि इन सारी चीज़ों के लिए वाटर लिटरेसी कैंपेन जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है और ज़रूरी है कि वो समाज के हर तबके तक पहुँचे। और इसके लिए उन्होंने लिखा है कि इक्वल व्हाट वी नीड वाज द कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट, यानी कि साथ ही साथ हमें सबसे ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि एक विकेंद्रीकृत समुदाय आधारित जल प्रबंधन परियोजना शुरू की जानी चाहिए। यानी कि ज़रूरी नहीं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार ही इसमें सारे काम करते रहें, यानी कि ये डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, अर्थात विकेंद्रीकृत होना चाहिए कि गाँव के अपने लोग स्थानीय तरीक़ों से भी पानी को बचा सकें, और उसके लिए पंचायत वगैरह को अधिकार देने चाहिए कि वो इन सारी चीज़ों को करने के लिए वित्त का अपना जुगाड़ कर सकें। और उन्होंने आखिरी में जो बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि जो नदी जोड़ो परियोजनाएं हैं तो ये प्रकृति और अर्थव्यवस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और ये उसके खिलाफ हैं। और यहाँ पे अगली खबर है कि केरला मूव्स हाई कोर्ट अगेंस्ट एसबीटी एसबीआई मर्जर, यानी कि एसबीटी और एसबीआई का जो विलय है तो उसके खिलाफ केरला सरकार हाई कोर्ट पहुंच गई है। तो एसबीटी है स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, जिसका कि अभी एसबीआई में विलय कर लिया गया है। तो ये कहा गया है कि ये जो एसबीटी है तो ये केरल के राष्ट्रीय बैंक की तरह है, इत्यादि इत्यादि। तो इस पर एक याचिका डाली गई थी और उसमें अब एक परिवादी केरल की सरकार भी बन गई है। तो उनका ये कहना है कि ये गलत किया है सरकार ने, और एसबीआई के द्वारा एसबीटी का जो अधिग्रहण किया गया है तो उसको अनवारंटेड यानी निराधार और अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक घोषित किया जाए। देखते हैं कोर्ट उस पर क्या करता है। एक छोटी सी खबर ये है कि क्यूआर कोड्स इंश्योर पुलिसमैन रिमेन ऑन द बीट, यानी कि जो बीट का मतलब होता है ड्यूटी या जो काम वो करते हैं, कि जो पुलिस वाले हैं तो क्यूआर कोड अभी ये निर्धारित करेगा, निश्चित करेगा कि वो अपनी रात की ड्यूटी पर हैं कि नहीं। तो सिर्फ आपको ये जानना है कि ई बीट क्या है। तो ई बीट एक जीपीएस आधारित सेवा है कि उसके वजह से जो कोई भी जो पुलिस कांस्टेबल इत्यादि है तो उनकी जहाँ पर भी रात को ड्यूटी लगाई है, जितने इलाके में उनको जाकर के गश्त वगैरह करनी है, तो अगर वो नहीं करते हैं तो जीपीएस में आ जाएगा कि ये फला फला जगह पे नहीं घूमे हैं। तो ऐसे में वो क्या होगा कि पकड़ा जाएंगे। तो उसमें क्यूआर कोड का मतलब ये है कि वो ऐसे विशेष जगहों पे जाकर के वो क्यूआर कोड चिपका दिया जाएगा। तो जैसे आप पेटीएम में जाते हैं और उसको दिखाना पड़ता है, क्यूआर कोड आप दिखाते हैं, तो ऐसे जब तक वो पुलिस वाले जाकर के वहाँ पे उस क्यूआर कोड को वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक ये नहीं माना जाएगा कि वो वहाँ पे पहुँचे थे। तो यानी कि मजबूरी हो गई, उनको रात को वहाँ पे जाना ही जाना पड़ेगा। बस एक चीज़ इसमें बताना भूल गया था, वो ये था कि ये कर्नाटक के बीदर में अभी शुरू की गई है। यहाँ पे एक खबर है, उसमें सीआईसी का नाम है, यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग। तो इसके बारे में आप जान लीजिएगा, बाकी खबर में कुछ नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि आर्मी एंथ्यूज्ड बाय न्यू इंडिजिनस आर्टिलरी गन। तो इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेश निर्मित, और आर्टिलरी गन का मतलब होता है तोपखाने वाली बंदूक। यानी कि ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि तकनीकी तौर पे गन का मतलब सिर्फ बंदूक नहीं होता है, जो कोई भी चीज़ फेंक के मारने का काम करते हो उसको तकनीकी तौर पे गन बंदूक कहते हैं। तो चाहे तोप हो, बंदूक हो, कुछ भी हो, तो उसको गन ही कहा जाता है। और एंथ्यूज्ड का मतलब होता है उत्साहित, यानी कि जो आर्मी है, जो सेना है, तो नई स्वदेश निर्मित आर्टिलरी गन को लेकर के उत्साहित है। तो उस आर्टिलरी गन का जो नाम है वो अटाक्स है, और वो आगे चल के अभी उसकी टेस्टिंग चल रही है। दरअसल पे ये जो फोटो है टेस्टिंग की है, और वो 2022 से लेकर के 24 तक आएगी काम में। तो इसको विकसित जो कर रहा है तो वो डीआरडीओ की एक आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, एआरडीई नाम की एक संस्था है, वो कर रही है, जो डीआरडीओ का ही एक विंग है। तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए। और यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ओएफबी, तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए। हालांकि अभी जो आग लग गई थी जिसमें कई सेना के जो अधिकारी थे वो कुछ शहीद हो गए थे और कुछ फायर ब्रिगेड के लोग शहीद हो गए थे नागपुर में, तो मेरे ख्याल से उस संदर्भ में इस बार हो सकता है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में कुछ पूछ लिया जाए।
तो बाकी इसमें जाने लायक और कुछ खास नहीं है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण खबर छपी है कि उर्जित पटेल टू रिप्लाई एमपी पैनल क्वेश्चन, यानी कि सांसदों के पैनल के सवालों का जवाब देंगे उर्जित पटेल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी कि लोक लेखा समिति जो है, तो उसने उर्जित पटेल और बाकी कुछ अधिकारियों को एक क्वेश्चनेयर यानी कि एक प्रश्नावली, प्रश्नों का एक समूह भेजा है, जिसका कि उनको अब आकर के जवाब देना पड़ेगा। तो ये कहा गया था कि वो सारे अधिकारी जो कि डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी के लिए जिम्मेदार हैं, तो उन सभी को इस बात के लिए एक प्रश्नावली भेजी गई थी कि आपने किन किन आधारों पे इसको किया है। तो आगे क्या प्रश्न है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द पीएससी विच स्क्रूटिनाइज द रिपोर्ट्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड टेक्स सो मोटो नोट इन द इंपॉर्टेंट मैटर्स। तो यहाँ पे पीएससी यानी कि लोक लेखा समिति वो समिति होती है कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा सौंपी गई प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट की जांच करती है, और उसके अलावा महत्वपूर्ण मामलों में सुओ मोटो एक्शन लेती है। सुओ मोटो का मतलब होता है स्वतः संज्ञान, यानी कि स्वतः संज्ञान एक्शन लेती है। तो दोस्तों दो तरीके की एक्शंस होते हैं, एक होता है कोई आपको याचिका दिया तो आपने कार्यवाही की, वो होती है याचिका पर संज्ञान, और दूसरा किसी ने याचिका नहीं दिया, आपने देखा कुछ गड़बड़ हो रही तो आपने कहा कि हम खुद ही कुछ करते हैं उस बात का संज्ञान लेकर के, तो इसे कहते हैं स्वतः संज्ञान। तो ये सुओ मोटो एक्शन था, यानी कि स्वतः संज्ञान से। तो यहाँ पर जो कुछ प्रश्न दिए गए थे तो आप उनको पढ़ सकते हैं कि जैसे कितने लोग इसके निर्णय में शामिल थे, और उसके अलावा इज़ देयर ए लॉ दैट कैन रेस्ट्रिक्ट पीपल टू एक्सेस देयर ओन मनी, क्या कोई ऐसा कानून है कि जो लोगों को अपना ही पैसा निकालने से रोकता हो, और ये कि कितना सारा ब्लैक मनी जो था वो नष्ट हो गया। और इसके अलावा कि चूँकि जब आपको ये बात पक्की नहीं थी कि काउंटरफिट करेंसी यानी कि जो नकली नोट हैं तो उनको कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा नोटबंदी से, तो फिर आपने इसको क्यों कर दिया, और इसका जीडीपी पे क्या प्रभाव है, वगैरह वगैरह जो दुनिया भर के जो क्वेश्चन हैं, तो उनका आप जो जवाब है तो उर्जित पटेल साहब को देना पड़ेगा लोक लेखा समिति के आगे। तो ये जवाब वो सीधे वहाँ पे मौखिक भी दे सकते हैं, और वहाँ पे ना दे पाएँ तो आगे चल के वो लिखित में भी उसको दे सकते हैं। अगला सुप्रीम कोर्ट वांट्स पेपर ट्रेल इन ईवीएम फॉर फेयर पोल, यानी कि जो है निष्पक्ष चुनावों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है उसमें एक पेपर ट्रेल यानी कि कागज़ की जो रसीद होती है तो उसका भी वो प्रावधान किया जाए। तो एक चीज़ होती है दोस्तों वीवीपैट। तो वीवीपैट का मतलब ये होता है कि जैसे आप वोट डालते हैं तो वैसे एक पर्ची निकलती है, वो पर्ची क्या होती है बताती है कि आपने जिसको वोट डाला है तो उसी को वोट पड़ा है कि नहीं। तो उसमें पर्ची में जो उम्मीदवार है उसका नाम और उसका चुनाव चिन्ह छपा होता है, और ये आगे चल के पर्ची जो है तो एक डब्बे में भी गिर जाती है। तो वो डब्बा जो है तो मतलब कि वो एक तरीके से बैलेट बॉक्स टाइप का होता है, यानी कि उससे क्या होगा कि अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी कर दी गई है तो उससे आगे चल के इस बात की जांच या तस्दीक हो सकेगी कि ईवीएम में गड़बड़ की गई थी, क्योंकि वो जो रसीद निकलेगी वो एकदम सही सही रसीद निकलेगी। तो दोस्तों हो गए, खास खबर नहीं थी कोई, लेकिन वीवीपैट आपको जानना चाहिए। और यहाँ पे मोदी जी ने कहा है ब्लड टाइज मैटर नॉट कलर ऑफ पासपोर्ट, मोदी टेस्ट ग्लोबल इंडियन, यानी कि खून के रिश्तों का महत्व है ना कि आपके पासपोर्ट के रंग का, मोदी ने कहा वैश्विक भारतीयों से। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो दुनिया भर के पासपोर्ट होते हैं तो उनके रंग अलग अलग होते हैं। तो मोदी जी ने कहा है कि जो भारतीय हैं जो अलग अलग देशों में रहते हैं तो निश्चित तौर पे उनके पास उस देश का पासपोर्ट होगा जिसका कि रंग भारतीय पासपोर्ट से अलग हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हमें इस बात से लेना देना नहीं है कि उनके पासपोर्ट का रंग क्या है, सीधा तक उनका कहना था कि हमसे लेना देना नहीं है कि आप किसकी, आपकी राष्ट्रीयता क्या, आप किस देश में आज की तारीख में निवास कर रहे हैं। सिर्फ इस बात से लेना देना है कि चूंकि आप भीतर से इंडियन हैं, आपके अंदर जो खून है वो भारतीय है, इसलिए जो है तो भारत की कुछ सहायता करें और भारत भी आपकी सहायता करेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें जानने लायक हैं दोस्तों कि एनआरआई और पीआईओ क्या होता है। तो एनआरआई होता है नॉन रेजिडेंट इंडियंस, और पीआई होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीआईओ मतलब कि भारतीय मूल का इंसान, और जो एनआरआई का मतलब होता है अप्रवासी भारतीय। तो इनमें क्या अंतर होता है जो आप जरूर ढूंढिएगा, बाद में कभी आपको बता दूंगा, लेकिन आप भी थोड़ा बहुत काम कीजिए। तो मोदी जी ने कहा है कि सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ इंडियन नेशनल्स अब्रॉड इज़ ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू अस, यानी कि जो सुरक्षा और सेफ्टी है भारतीय लोगों की, विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों की जो कोई भी सुरक्षा इत्यादि की बात है तो वो हमारा अटमोस्ट इम्पोर्टेंस यानी कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। तो ये हालांकि उन्होंने उनको लुभाने के लिए कहा था। तो ऐसी बहुत सारी बातें की थी कि भारतीय डायस्पोरा को ये देंगे वो देंगे, तो वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे एक अगली खबर है, प्रॉमिस टू एयर्स ऑफ
इंडेंचर्ड लेबर। तो दोस्तों इंडेंचर्ड लेबर्स का मतलब होता है अनुबंधित मजदूर, और एयर्स का मतलब होता है वंशज। तो ऐसे अनुबंधित मजदूर जो कि बहुत पहले चले गए थे विदेशों में, जिनको अंग्रेज़ यहाँ से बाहर ले गए थे, तो उनके जो आज की तारीख में वंशज हैं, तो उनको ये कहा गया है कि आप लोगों को अब हम OCI कार्ड प्रदान करेंगे। तो OCI एक तीसरी चीज़ होती है, इसका नाम है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि सागर पार रहने वाले भारतीय नागरिक। तो आपको ये जानना है कि NRI, PIO और OCI में क्या फ़र्क है। आगे चल के मैं आपको कभी बता दूंगा, पर आप भी थोड़ा सा इसको खोजिए। तो दोस्तों जो OCI कार्ड होता है, तो OCI कार्ड जब आपके पास होता है, तो जब आप भारत आते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कई बार आपको OCI कार्ड नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे ये कहा गया था कि इंडेंचर्ड वर्कर्स फ्रॉम इंडिया व टेकन टू, यानी कि बहुत सारे अनुबंधित मजदूरों को भारत से सूरीनाम, रियूनियन आइलैंड, साउथ अफ्रीका, गयाना, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद और टोबैगो में ले जाया गया था गन्ने की खेती करवाने के लिए, और बाद में उनमें से बहुत सारे लोग वहीं पर बस गए। तो चूंकि उनमें से कई लोगों के पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं, इसकी वजह से उनको OCI कार्ड नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से जब भारत आते हैं तो उनको बराबर सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम डॉक्यूमेंटेशन की कुछ प्रोसेस को कमज़ोर बदलेंगे, जिससे कि आपको आसानी से मिल जाए। अगला यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलीगल रिक्रूटमेंट विल बी डन अवे विथ, यानी कि जो इलीगल रिक्रूटमेंट है, यानी कि जो गैरकानूनी भर्तियां हैं, तो उनको समाप्त किया जाएगा। तो ये कहा है हमारे एक मिनिस्टर ने। तो क्या मिनिस्टर है वो छोड़िए, उससे लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे आपने सुना होगा कबूतरबाजी का नाम। कबूतरबाजी का नाम ये का मतलब ये होता है कि कई बार यहाँ से लोगों को बहला फुसला करके लोग विदेशों में काम करने के लिए ले जाते हैं, और फिर वहाँ जा करके उनको फंसा देते हैं और छोड़ के भाग आते हैं, और बाद में वहाँ पे उनकी ऐसी तैसी हो जाती है। तो ये कहा गया है कि अब से जो कोई भी ऐसा काम करेगा तो हम उसकी ऐसी तैसी कर देंगे। और जो कोई बंदा बेचारा वहाँ पे फंस गया है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण है जानने लायक वो ये है कि उसके लिए हमने 2 वेबसाइट्स बनाई हैं, ई-माइग्रेट एंड मदद। तो ये दोनों आप ज़रूर जानिए, मदद का नाम ज़रूर जानिए। तो दोस्तों ऐसे ही कई बार हो जाता है कि वो अब दे देगा UPSC की मदद क्या है, फिर वो आपको नहीं पता मदद क्या है, पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े तो लुढ़क गए वहाँ पे। तो बस आप जानिए कि मदद क्या है, और मेरे ख्याल से कि इस बार इसको देगा, तो आप इसको जानिए। अगले पेज में, इंटरनेशनल पेज में है कि US वाउस मोर कॉम्प्लेक्स मिलिट्री ट्रेनिंग इन यूरोप, यानी कि US ने एक शपथ ली है कि हम अपनी यूरोप में मिलिट्री ट्रेनिंग को और भी ज़्यादा जटिल बनाएंगे। तो हुआ ये है कि US का ये कहना है कि चूंकि रूस जो है तो लगातार यूरोप में आक्रामकता दिखा रहा है, और उसने यूक्रेन के क्रीमिया पे कब्जा कर लिया है, और भी बहुत सारी गतिविधियाँ वो कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए आवश्यक हो गया है कि हम जो नाटो का जो ईस्टर्न विंग है, यानी जो उसकी पूर्वी विंग है, तो उसको और ज़्यादा मजबूत बनाएं, जिससे कि रूस के किसी भी तरीके की आक्रामकता से निपटा जा सके। तो ये ऐसा उनका कहना है। तो आप ये जानिए कि नाटो क्या होता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा चित्र बना के उन्होंने दिया है कि ऑथर्ड बाय सुपर पावर्स, यानी कि सुपर पावर के द्वारा, महाशक्तियों के द्वारा लिखी गई गाथाएं। लिखी गई गाथाएं मतलब कुछ नहीं, कि उनका ये कहना है कि जो सुपर पावर्स के द्वारा दुनिया भर में जो हस्तक्षेप किए जाते हैं, उनके बारे में 1946 से 2000 तक का जो डाटा है, तो उसका उन्होंने कंपाइलेशन यहाँ किया है। जानने लायक सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोज़ रेवोल्यूशन, और यानी कि रोज़ क्रांति, ऑरेंज रेवोल्यूशन यानी ऑरेंज क्रांति, और ट्यूलिप रेवोल्यूशन यानी ट्यूलिप क्रांति। एक थी जॉर्जिया की, एक थी यूक्रेन की, एक थी किर्गिस्तान की। तो ये सामने है आपकी, इसको रट लीजिएगा। ये हो सकता है कि आ जाए कि फला रेवोल्यूशन कहाँ पर हुई थी। एंड वी विल कंट्रोल अवर बॉर्डर्स आफ्टर ब्रेग्जिट। तो थेरेसा मे ने ये कहा है कि हम अपनी सीमाओं को ब्रेग्जिट के बाद स्वयं ही कंट्रोल करेंगे, यानी नियंत्रित करेंगे। तो दोस्तों ब्रेग्जिट हो तो गया है, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन के संविधान का अनुच्छेद 50 है, वो ये कहता है कि आपके यहाँ भले ब्रेग्जिट हो गया है, लेकिन जब तक कि सारी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो जाती हैं, आप अपनी सीमाओं को बंद नहीं कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर एक बार आप EU में यानी यूरोपियन यूनियन में घुस गए, तो फिर वहाँ के देशों को ऐसे घूमते रहिए जैसे आप यहाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान घूमते रहते हैं, कोई नहीं पूछता है। तो वैसे ही वहाँ पे घूमते रह सकते हैं। लेकिन अब जब वो सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तब ऐसा नहीं होगा। फिर ब्रिटेन में घुसना लगभग सभी के लिए मुश्किल हो जाएगा, और जो मतलब कि ऐसे अनाप शनाप लोग घुसते थे उनके लिए तो संभव हो जाएगा। यहाँ बिजनेस पेज में कहा गया है कि भीम ऐप सेफर देन मोबाइल वॉलेट सेज ई सिक्योरिटी फर्म। तो एक ई सिक्योरिटी फर्म के जो CEO हैं, उन्होंने कहा है कि जो भीम एप्लीकेशन है तो बाकी मोबाइल वॉलेट से ज़्यादा सुरक्षित है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि M वॉलेट्स डूम्ड, क्या जो M मोबाइल वॉलेट्स हैं तो अब वो समाप्त हो जाएंगे।
तो जो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यूपीआई आधारित सेवा है, तो ऐसी सेवा है जिसमें किसी वॉलेट की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो सारे ट्रांजैक्शन होते हैं वो सीधे आपके बैंक अकाउंट से सामने वाले के बैंक अकाउंट में होते हैं। तो उसमें ये झंझट नहीं होता है कि पहले आप अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र करो, फिर सामने वाले के वॉलेट में जाएगा, फिर वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करे। तो ये जो बीच का झंझट है तो ये समाप्त हो जाता है। तो ये कहना है कि हो सकता है कि आगे चल के जो इस तरीके के पेटीएम और मोबीक्विक हैं तो हो सकता है आगे चल के समाप्त हो जाएं। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टैक्समैन कॉल फॉर डाटा ऑन डिपॉजिट बिफोर आफ्टर डिमोनेटाइजेशन मूव, यानी कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो उसने कहा है कि नोटबंदी से पहले का और बाद का जितना भी पैसा जमा हो, यानी कि 8 नवंबर के पहले और 8 नवंबर के बाद जितना भी पैसा जमा हुआ है तो वो सारा का सारा डाटा हमको चाहिए। तो देखते हैं, वो सारा डाटा उन्होंने इसलिए मांगा है ताकि वो बैठ करके उस चीज़ की स्क्रूटनी करेंगे कि भाई कितना फर्जी जमा हुआ, ये वो दुनिया भर का, और निर्धारित करेंगे कि किस किस अकाउंट में ब्लैक मनी जमा है। हालांकि बहुत बड़ा काम है, यानी कि 50 करोड़ लोगों के जो पैसे जमा है वहाँ पे कितने सारे अकाउंट है, तो कोई हिसाब किताब नहीं है। अब कैसे करेगा वो तो वही जाने। और ये तो बता दूं कि बैंक वालों पे अगर वो भरोसा करके सोचता है कि हम बैंक वालों से करवा लेंगे तो बैंक वाले कितने ईमानदार हैं तो आपने देख लिया है। तो मेरे ख्याल से सरकार बैंक वालों से तो कभी ये काम नहीं करवाएगी, क्योंकि बैंक वालों ने अपना भ्रष्टाचार साबित कर दिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रूल्स अमेंडेड, यानी कि कुछ जो नियम थे वो बदल दिए गए हैं। तो ये कहा गया है कि 28 फरवरी तक सभी को अपना पैन कार्ड नंबर देना पड़ेगा, और अगर पैन कार्ड नंबर नहीं है तो उसके लिए फॉर्म नंबर 60 भरना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आप देख लीजिएगा कि आपके अकाउंट में है कि नहीं। अगर नहीं है तो हो सकता है कि आपका अकाउंट बंद हो जाए। हालांकि आमतौर पर जब खोला जाता है अकाउंट तो फॉर्म नंबर 60 भरा होता है अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो। यहाँ पे छपा हुआ है एंटी अवॉइडेंस टैक्स रूल टू किक इन फ्रॉम अप्रैल 17, यानी कि जो टैक्स चोरी करते थे तो उस टैक्स चोरी विरोधी एक नियम को 2017 के अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। किक का मतलब होता है शुरुआत करना, यानी कि अप्रैल 2017 से उस एंटी अवॉइडेंस टैक्स रूल को शुरू कर दिया जाएगा। तो अवॉइडेंस का हिंदी शब्द होता है परिहार, और प्रिवेंशन का होता है निवारण। तो ये सब मैं हिंदी शब्द आपको बताता रहता हूँ जिससे आप जाने। तो यहाँ पे जो CBDT है, यानी कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड जो है, तो वही ये इनकम टैक्स की सारी नीतियों को निर्धारित करता है। तो उन्होंने ये कहा है कि इस साल हमने कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से लागू की हैं, जैसे कि बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि जो बेनामी लेन देन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2016 है तो उसको हमने बहुत अच्छे से लागू किया। और साथ ही इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम, यानी कि प्रत्यक्ष करों के विवाद निवारण की योजना 2016 की जो थी वो हमने दो चीज़ें बहुत अच्छे से लागू की हैं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है गार, GAAR। इसको वित्तीय वर्ष 2018-19 से लागू किया जाएगा। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कि गार के बारे में इस बार पूछ ले, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। तो ये 2018-19 से आएगा, लेकिन इसकी बात अभी से शुरू हो गई है। आगे के पेजों में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है सफार हंटर फ्लॉक टू मेडागास्कर माइन, यानी कि नीलम के जो शिकारी हैं तो मेडागास्कर की खदानों में उनका जमावड़ा। तो सफार मतलब होता है नीलम और फ्लॉक मतलब होता है कहीं पर जमावड़ा लगाना। तो कुछ जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना जानिए कि मेडागास्कर कहाँ है। मेडागास्कर के पास बहुत सारे द्वीप हैं, रियूनियन द्वीप है, मॉरिशस है, कोमोरोस है, और दुनिया भर के द्वीप हैं। तो जितने भी हैं, सेशल्स है, और पता नहीं क्या क्या है, जितने भी हैं, तो आप भाई उन लोगों को देख लीजिएगा कि इस तरीके के द्वीप कई बार पूछ लिए जाते हैं UPSC में। तो दोस्तों इस तरीके से आज के द हिंदू का दैनिक हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। तो ये आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं, या कि आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है तो उसका मैं बड़ा आभारी हूँ, और आप लोगों ने बहुत सारी फ्रेंड्स रिक्वेस्ट मुझे भेजी हैं। तो दोस्तों मैं बस इस बात के लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा कि जो आप सभी की फ्रेंड्स रिक्वेस्ट हैं तो मैं सभी की एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि तकरीबन मेरे पास 250 फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आ चुकी हैं। तो आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बात को समझते हैं कि सामने वाले की भी निजता के थोड़े बहुत मामले होते हैं। तो इस वजह से मैं फ्रेंड्स रिक्वेस्ट जो है तो नहीं स्वीकार कर पाऊँगा। लेकिन आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको फेसबुक में हर मैसेज का जवाब दूंगा। इसके अलावा जो कुछ मैं पोस्ट करता हूँ विभिन्न ग्रुपों में, तो उन सारे ग्रुपों का मैं जवाब दूंगा अगर आप वहाँ पे कमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पे दोस्तों हमारे बीच का जो कम्युनिकेशन है वो बना रहेगा। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं एक फ़ेसबुक में पेज भी बनाऊंगा, और आप वहाँ पे आकर के पोस्ट भी कर सकते हैं, या कि फिर आप मुझसे जो कुछ भी सवाल जवाब करना चाहते हैं तो मैं आपको वहाँ पे आकर के ज़रूर बताऊँगा।
तो देखिए दोस्तों है कि फिर मैं एक नया आईडी ही बना लूँगा कि जिसमें आप सभी लोग आकर के जुड़ जाएँ, क्योंकि जो मेरी पहले से आईडी है तो मेरी काफ़ी पर्सनल आईडी है और मैंने काफ़ी कम लोगों को वहाँ पर जोड़ा हुआ है। तो इस वजह से थोड़ी सी आप मेरी मजबूरियों को समझें, और आप सभी समझदार हैं जैसा कि मैं कह रहा हूँ। तो आप मेरे ख्याल से इस बात का बुरा तो नहीं मानेंगे कि मैंने आप लोगों की जो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो प्लीज़ दोस्तों बुरा मत मानना। तो दोस्तों फिर तब तक के लिए धन्यवाद, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो नए यूज़र्स हैं तो वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर कल मिलते हैं, कल तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।